नमस्कार दोस्तों, ओनली पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। हम एडिटोरियल और आर्टिकल्स की डिस्कशन कर रहे हैं जिससे कि आपको मेंस में डेटा और फैक्ट को समझने में आसानी हो, उसको लिखने में आपको मदद मिल सके। इसके लिए हम एक नई सीरीज़ शुरू किए हुए हैं ताकि आपको हिंदी में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित जो भी एडिटोरियल आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनका ट्रांसलेशन करके आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डेटा है वो प्रोवाइड करें ताकि आप अपने मेंस के आंसर्स को और अच्छा बना सकें। चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में जिसका कि नाम है शेपिंग इंडियाज़ पार्ट टू इंक्लूसिव केयर, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पर चर्चा की गई है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को पड़ता है, जो कि कल था, और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है ताकि हम हेल्थ कवरेज को समझ सकें। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हमें स्वास्थ्य समानता के बारे में एकजुट करता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य और न्याय को केंद्र में रखता हुआ चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को मौलिक मानव अधिकार घोषित किया है। इस वर्ष की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में एक चिंताजनक अंतर है जो कि कोविड-19 महामारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ते सामाजिक आर्थिक अंतर के कारण उजागर हुआ है। कोविड-19 पर्यावरणीय संकट और बढ़ते सामाजिक आर्थिक अंतर के कारण आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में जो अंतर है, इसी के कारण उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया कि 140 से अधिक देश स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य के अर्थशास्त्र पर WHO की परिषद की एक रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पूर्ण पहुँच की आवश्यकता है। यानी कि दुनिया की आधी आबादी के पास स्वास्थ्य की सुविधा, आवश्यक स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति के पास किसी भी परिस्थिति में उन्हें उनकी सर्वोच्च स्वास्थ्य संभावनाओं तक पहुंच प्राप्त हो। WHO का मिशन विभिन्न सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों के बीच स्वास्थ्य में अनुचित और रोके जाने योग्य असमानताओं को खत्म करना है। इसमें WHO का जो एम है उसको बताया गया है। सही अर्थों में स्वास्थ्य समानता गरीबी, भेदभाव, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सीमित पहुँच, स्वस्थ आहार, स्वच्छ पानी, ताज़ी हवा और आवास जैसी स्वास्थ्य असमानताओं के मूल कारण को संबोधित करते हुए समान पहुंच की बात कर रहा है। यानी कि इन कारणों को अगर आप हैंडल नहीं करते, इनको आप सॉल्व नहीं करते हैं इन प्रॉब्लम्स को, तब तक स्वास्थ्य समानता जो है वो महज कागजी होगी और उस तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। उदाहरण है इसमें कि गरीबी में अगर कोई पैदा होता है, ठीक है, उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, टीकाकरण तक उसकी पहुंच नहीं होगी और वो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं तक किसी कारण वंचित रहेगा। महामारी, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक अशांति से ये स्थिति और भी बदतर हो जाती है। भारत चूँकि एक विविधतापूर्ण देश है, इसमें सामाजिक आर्थिक अंतर और व्यापक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की जो समस्या है वो शहरी क्षेत्रों से की तुलना में काफ़ी अधिक है। जो स्वास्थ्य देखभाल की जो असमानता है वो वहाँ पे काफ़ी अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि ये सुविधाएं ज़्यादातर महानगरीय क्षेत्रों में ही सीमित और कॉन्साइज हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले पहुँचाया जाए। यह गारंटी देने के लिए कि हर कोई स्वस्थ जीवन जी सके, स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। आगे ये सारी बिंदुओं पे बात की गई है जिन पे काम किया जाना है। ठीक है, सरकारों, समुदायों, व्यक्तियों को मिलजुल कर एक साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपर हम रणनीति बना पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, सामाजिक अन्याय को पहले ख़त्म करना होगा। ठीक है, और आर्थिक वंचन को दूर करना होगा। पहले इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, जिसको कि हम समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास के बाद ही हम समावेशी स्वास्थ्य सुविधा के लिए अग्रसर हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों के बारे में फिर से बात की गई और स्वास्थ्य समानता की लड़ाई उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करती है जो सीमा के पार या सीमा पार सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जो भी सुविधाएं एक विकसित राष्ट्र को मिलती हैं, वही सुविधाएं एक लोअर इनकम ग्रुप के देश को भी मिलनी चाहिए। वहाँ पे भी एक तरह से पैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक डिस्पैरिटी को कम करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को कम करना पड़ेगा बिटवीन डेवलप्ड एंड नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा, मतलब प्रमुख मुद्दा रहा है।
ठीक है, जो कि कम आय वाले व्यक्तियों और कमज़ोर लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, लोअर इनकम वाले ग्रुप वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर पर्यावरण से संबंधित जो भी हानि होती है, ठीक है, डिजास्टर्स होते हैं, उनसे वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसी तरह युद्धों से भी कमज़ोर वर्ग के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुल मिला के किसी भी तरह की अगर कोई डिज़ास्टर होता है या फिर कोई भी इस तरह की हानि होती है या फिर पर्यावरण जनित या मानव जनित कोई भी संघर्ष या संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोअर इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस आर्टिकल में इंगित किया गया है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ है कि युद्ध और जो संघर्ष हो रहे हैं उन पे उनका भी प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य देखभाल वाले इशू पर। ठीक है, तो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हैं, आप इजराइल और गाज़ा वाले युद्ध पर, अब हमास वाले युद्ध पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट क्राइसिस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूज़ में भी रहता है और अक्सर इस पर चर्चा होती है, यूएन भी अक्सर इसमें रिजोल्यूशन पास करता रहता है। तो हेल्थ की इशू आपने अभी देखा कि इजरायली एक हमले में वहाँ के हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया। ठीक, तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या वार्स होते हैं उससे क्या क्या प्रभावित होते हैं। पहले तो यह है कि जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मतलब हो सकता है मान लीजिए ख़राब हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा ही, तो उससे भी स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होगा और स्वास्थ्य तक लोगों की पहुँच भी कमज़ोर होगी। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, या फिर मान के चलिए कि बेसिक हेल्थ सिस्टम जो है पूरे शहर का अगर ख़राब हो गया तो जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो नीचे समाज में रहते हैं, ठीक है, उनकी पहुंच तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से युद्ध जनित संकटों से भी हमको हमको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित करते हैं। इसको आप समझिए। आगे चलते हैं। भारत में स्वास्थ्य संबंधित जो समानता की स्थिति है, ठीक है, वो मतलब अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले भी हमने बात किया कि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, 20 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार तो हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है। और शहरों में 70 जो महानगरीय मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें 17% जो है मलिन बस्तियाँ हैं। ठीक है, उनकी आबादी का 17% मलिन बस्तियाँ हैं, जहाँ पे कि भीड़ भाड़, खराब स्वच्छता, साफ पानी की स्थिति की सीमित पहुँच होने से स्वास्थ्य जोखिम और बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार टीबी के जो मामले हैं मलिन बस्तियों में आम बस्तियों के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, जाति और लिंग संबंधी जो असमानताएँ और गहरी हैं। जाति की असमानता को दिखाने के लिए हमारे पास NFHS का डेटा है, NFHS 5 का डेटा है। उसमें बोला गया कि SC और ST कम्युनिटी में बाल मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, कंपेरेटिवली अदर जो अपर कास्ट हैं या फिर अदर जो कास्ट हैं जो कि इनसे वेल टू डू हैं, तो उनसे बाल मृत्यु दर इनकी अधिक है, SC और ST कम्युनिटी की। दूसरी बात यह है कि टीकाकरण जो है, ठीक है, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में टीकाकरण का स्तर निम्न है या कम है। ठीक है, तो ये जाति आधारित स्वास्थ्य तक पहुंच में आपको ये आप बात समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है भारत में। दूसरी बात आगे हम करेंगे कि महिलाएं जो हैं और स्पेशली जो लोअर इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी भी स्वास्थ्य तक पहुंच सीमित है। और उसके लिए एक एग्जांपल है, एक डेटा दिया हुआ है कि 59% जो एनीमिया से प्रभावित महिलाएं हैं वो लोअर इनकम ग्रुप की हैं। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने आंसर में भी रख सकते हैं और अपने आंसर को इन्हांस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में होने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होने वाली मौतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और पूरे विश्व में 60% जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो भारत में होती है। ठीक है, बहुत ही भयावह स्थिति है। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2030 तक भारत NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या गैर संचारी रोगों पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने वाला है, जो कि 6 ट्रिलियन माना जा रहा है कि उसकी संभावना है कि 6 ट्रिलियन तक खर्चा हो जाएगा NCD पे, जो हेल्थ सेक्टर में हो रहा है। तो NCD से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो भारतीय आय पर 6 ट्रिलियन का एक बोझ बढ़ाएंगी। ठीक है, एक और आंकड़ा हमारे पास है कि भारत में हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.8 डॉक्टर्स यानी कि एक से भी कम डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, और ये आंकड़े हैं WHO के। ठीक है,
तो WHO के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर 0.8 डॉक्टर हैं। और दूसरा है कि 75% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर महानगरीय क्षेत्रों में काम करते हैं, जो कि पूरी आबादी का केवल 27% है। ठीक है, जो महानगरीय क्षेत्र है वो पूरी आबादी का 27% है। और इन 27% जगह पे जो भारत में टोटल वर्किंग हेल्थ वर्कर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, वो टोटल भारत में जितने उसके 75% हैं वो केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही काम कर रहे हैं। इससे भी आप डिस्पैरिटी और असमानता को समझ सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में समान स्वास्थ्य के समक्ष और चुनौतियाँ क्या क्या हैं और उसके प्रयास क्या हैं। प्रयास में आप देखेंगे कि व्यापक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता बताई जा रही है तथा सामाजिक आर्थिक जो निर्धारक हैं उनको पहले सही किया जाए, उनको बराबरी के स्तर पर लाया जाए। ठीक है, सार्वजनिक माफ़ कीजिएगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और को अधिक न्याय संगत भविष्य की ओर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सरकार को, नागरिक समाज को यानी सिविल सोसाइटी को, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं या कार्यकर्ताओं तथा कम्युनिटी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। फंडिंग और रचनात्मक नीतियों के द्वारा भी सरकार और इसके ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स इसके एक बेहतर स्वास्थ्य स्थिति बनाने में मदद कर सकते हैं, स्वास्थ्य संरचना बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत पहल ने 40% लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को कवरेज दिया है, यानी कि हमारे देश में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले करीब 40% जो लोग हैं, नीचे से अगर आप देखें इनकम के हिसाब से, तो उनको कवरेज दे रहा है आयुष्मान भारत योजना। तो एक बड़ा बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित योजना का एक एग्जाम्पल है जिसको सरकार और इसके ऑफिसर अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी इसी तरह की एक योजना है। इस तरह से आगे की राह में के बारे में हम बात करते हैं। इसमें बताया गया है, मतलब हमने तो ये हेडिंग डाली है, लेकिन इसमें ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और हेल्थ लिटरेसी एक शब्द है, उसको इसमें जोड़ दिया गया कि हेल्थ लिटरेसी पर अगर सरकार ध्यान दे, ठीक है, जनता को लिटरेट किया जाए हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन में, तो ये ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी, ताकि इसमें जनता की भी भागीदारी यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक तरह से मौजूद होगा, तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में और आसानी होगी। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, और इसके साथ गवर्नमेंट का एक सहयोग रहेगा, तो भी एक बेहतर स्थिति देखी जा सकेगी। NGOs और सिविल सोसाइटी की आगे बात की गई है कि इनको भी सरकार के साथ मिलके या फिर सरकार को इनके साथ सहयोग करके या इनकी हेल्प लेके बेहतर ढंग से अपनी स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनको लागू किया जाना चाहिए। WHO, ग्लोबल फंड आदि जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो भी भारत को मदद कर रही हैं, इनपुट प्रोवाइड करती हैं डेटा की मदद से। ठीक है, संसाधन प्रोवाइड करती हैं जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके। ठीक है, आगे इसमें है कि जो इनोवेशन है, ठीक है, नवाचार है या फिर तकनीकी विकास है, इनके माध्यम से आजकल आप देख रहे हैं कि डिजिटल स्वास्थ्य की बात की जा रही है। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया है, नेशनल NHDM नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन भी शुरू किया गया है। और भी है इस तरह की योजनाएं जो कि जैसे कि टेली क्लिनिक हो गया, टेली हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। तो ये डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है और किया जाना है, ताकि और बढ़िया से हमको हमारे पब्लिक को हेल्थ की जो भी इश्यूज़ हैं, जो हेल्थ से संबंधित जानकारी है या फिर वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच है, वो और अधिक से अधिक अच्छे से सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसी में आगे बताया गया कि रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है, करने से भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में हम होंगे। और रिसर्च जितना अच्छा होगा हेल्थ के क्षेत्र में, उतनी अच्छी दवाइयाँ, उतने अच्छे उपकरण, ठीक है, या फिर रोगों को पहचानने के तरीके, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ेज हो सकता है, या फिर इसमें हम और व्यापक तौर पे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि AI से रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल करना हुआ, ठीक है, AI का यूज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें और भी काम करने की आवश्यकता, तो ये सारी चीज़ें रिसर्च और डेवलपमेंट से बढ़ के सामने आएंगी। ठीक है, इसी संबंधित निष्कर्ष दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे करने से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसका ब्रीफ हम एक बार देख लेते हैं। ब्रीफ ये होगा कि पहले तो हम अपनी समस्याओं को पहचानें, उसके बाद सारी जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो साथ में मिलके काम करें और रिसर्च हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक
जो डिस्पैरिटी है उसको कम किया जाए, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप इस हमसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। चैनल हम लोग नए हैं और बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं, तो इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लूप होल्स हैं, अगर आप बताएंगे तो हमको बहुत आसानी होगी। तो जो भी अगर कमी हो तो उसके बारे में हमको बताएं, ठीक है। प्रॉपर लिखें। आप जिस तरह से भी आप चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अच्छा चाहे बुरा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे और मदद ही मिलेगी। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।